हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिचा और आज हम लोग पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। तो इस समय हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल होता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल इसलिए होता है क्योंकि वो क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को यानी डीएनए को काटने का काम होता है। जब भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए को काटने का काम करना होता है, कट करने का काम होता है, तो किसका यूज करते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। इस तरह से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को पढ़ते वक्त हम जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर, वो होगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, फिर हम इसका काम क्या होता है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी डिस्कवरी के बारे में, फिर हम लोग रिकॉग्निशन साइट को डिस्कस करेंगे जहां डीएनए पे जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है उस साइट को रिकॉग्निशन साइट कहते हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्लीवेज स्टाइल के बारे में कि डीएनए पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किस तरीके से कट करता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने तरीके के होते हैं। उसके बाद हम इसके जेनेटिक इंजीनियरिंग में यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम इसके एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। तो आइए बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, इसको हम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं। तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में तो ये न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस का अब काम क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल को कट करते हैं, वो डीएनए हो आरएनए हो, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें कट क्रिएट करते हैं। बट ये दो तरीके के होते हैं। वो क्या होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियस। तो जो एक्सोन्यूक्लियस होता है वो हमेशा डीएनए के फ्री एंड पे, टर्मिनल एंड पे ही कट करता है, डीएनए के सेंटर में कभी ये कट नहीं करता है। तो एक्सोन्यूक्लियस को काम करने के लिए फ्री एंड की जरूरत होती है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है इसको फंक्शन करने की। बट जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो जो डीएनए पे क्या करता है, डीएनए पे ये किनारे भी कट कर सकता है और सेंटर में भी कट कर सकता है डीएनए के, और ये डीएनए पे कहीं भी कट नहीं करता है। ये एक स्पेसिफिक साइट पे ही कट करता है, या तो स्पेसिफिक साइट के बगल में कट करेगा नियर, या एट द स्पेसिफिक साइट, या तो स्पेसिफिक साइट जो होती है उसके यानी जो रिकॉग्निशन साइट होती है उसके अंदर ही ये कट क्रिएट करता है। तो ये दोनों कंडीशन में कट करने के कैपेबल होता है। तो आई होप आपको ये एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसे और क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल दे सकते हैं आपको। मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें जो है हम बैक्टीरिया का डीएनए डालते हैं और प्लांट का डीएनए डालते हैं, और उसमें हम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम डाल देते हैं। तो ये एक्सोन्यूक्लियस किसके डीएनए में कट करेगा, बैक्टीरिया के डीएनए में या प्लांट के डीएनए में? ये कट करेगा प्लांट के डीएनए में, क्योंकि वहां पे इसे फ्री टर्मिनल एंड मिल जाएगा। बट जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है वो सर्कुलर शेप का होता है, तो उसमें इसे फ्री एंड नहीं मिलता है, इसलिए फ्री टर्मिनल एंड नहीं मिलता, इसलिए बैक्टीरिया के डीएनए को कट नहीं कर पाता। बट अगर हम एंडोन्यूक्लियस डालेंगे उस टेस्ट ट्यूब में, तो ये बैक्टीरिया के डीएनए को भी स्पेसिफिक साइट को पहचान के बैक्टीरिया के डीएनए को भी कट कर देगा और प्लांट के डीएनए को भी, क्योंकि ये किनारे भी कट करता है और बीच में भी कट करता है। अब हम बात करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम विच क्लीव द डीएनए मॉलिक्यूल एंड जनरेट डिस्क्रीट डीएनए फ्रेगमेंट। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, जो कि क्या करते हैं, क्लीव करते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट को तोड़ देते हैं और हमें अलग अलग डीएनए फ्रेगमेंट मिल जाता है। हमें डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट जैसा हमें चाहिए होता है
वैसा डीएनए फ्रेगमेंट मिल जाता है। तो और फिर अब आइए इसकी डिस्कवरी की चर्चा करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉर्म्ड इन मोस्ट बैक्टीरियल सेल, और ये मिलता कहाँ, ये वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया में, कई बैक्टीरिया में जो है ये हमें मिल जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलता है। और फर्स्ट नोटिस्ड बाय डब्ल्यू आर्बर इन 1962। जो वर्नर आर्बर थे उन्होंने देखा कि एक बैक्टीरिया सेल है, उस पे एक बैक्टीरियोफेज अटैक करता है, एक बैक्टीरियोफेज उस पे अटैक करता है और अपने डीएनए को बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट कर देता है, डाल देता है। तो जो बैक्टीरिया में पाने मिलने वाला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो बैक्टीरियल डीएनए यानी फॉरेन डीएनए को जो बाहर से आया है बैक्टीरिया के सेल में, इस बाहरी डीएनए को कट कर देता है, इसे तोड़ देता है। और इस तरह से ये बैक्टीरियल डीएनए यानी बैक्टीरियल सेल में ये वायरस का डीएनए यानी बैक्टीरियोफेज का डीएनए जो है ट्रांसलेट नहीं कर पाता है, अपने को ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं हो पाता है, ये बैक्टीरिया के सेल में ग्रो नहीं कर पाता, अपनी कॉपी नहीं बना पाता है, यानी इनका खेल खत्म कर देता है। बट अब ये आपको सोच रहे होंगे कि इसकी डीएनए कट कर रही है, तो बैक्टीरिया के डीएनए को क्यों नहीं कट किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? होस्ट ये जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसे क्यों नहीं कट किया? इसलिए क्योंकि बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है उसमें पाया जाता है सेल्फ मॉडिफिकेशन सिस्टम। तो वो क्या करता है, सेल्फ मॉडिफिकेशन सिस्टम के थ्रू जो है, तो उस रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम जो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, तो उससे ये क्या करता है, ये अपने डीएनए को मिथाइलेटेड कर देता है, इस पे CH3 ग्रुप को ऐड कर देता है। तो जो ये इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो सिर्फ कट करता है जो डीएनए नॉन मिथाइलेटेड होता है, सिर्फ उसी को कट करता है। तो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है वो नॉन मिथाइलेटेड होता है, इसलिए वो बैक्टीरियोफेज के डीएनए को तो डिस्ट्रॉय कर देता है, कट कर देता है। बट होस्ट का डीएनए इस रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम के थ्रू जो है बच जाता है। तो इन्होंने जो है ये जो वर्नर आर्बर थे, इन्होंने 1962 में देखा कि जब कोई बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरिया पे अटैक कर रहा है तो उसका डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसके डीएनए को कट कर दे रहा है, लेकिन ये होस्ट का डीएनए नहीं कट हो रहा, बच जा रहा है। तो सबसे पहले जिसने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को नोटिस किया था, सबसे पहले जिसने खोजा था, सबसे नोटिस किया था, देखा था, वो थे वर्नर आर्बर। उसके बाद 1968 में मैसेल्सन और योहान जो थे, इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया से इसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को अलग किया। और उसके बाद हैमिल्टन स्मिथ ने 1970 में क्या किया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया से, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया और आइडेंटिफाइड किया। तो ये जो टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें डीएनए को बहुत सही तरीके से कट करता है। तो ये टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत ही यूजफुल हुआ किसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो ये एक बहुत बड़ा जो है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद जो है वार्नर आर्बर, हैमिल्टन स्मिथ और नेथन्स को 1978 में जो है नोबेल प्राइज मिला। वार्नर आर्बर ने डिस्कवर किया था, यानी सबसे पहले बैक्टीरियोफेज को नोटिस किया था, देखा था। हैमिल्टन स्मिथ ने टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया से। और नेथन्स ने जो है इसके एप्लीकेशंस को बताया था कि इसको किस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट
डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं। इतने बड़े जो है ह्यूज कंट्रीब्यूशन के लिए, इतने बड़े योगदान के लिए जो है इन्हें फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल प्राइज जो है 1978 में मिला। तो आई होप अब आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है उसकी और उसकी डिस्कवरी क्लियर हो गई होगी। अब हम डिस्कस करेंगे रिकॉग्निशन साइट के बारे में डीएनए फ्रेगमेंट पे, जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए में कट करता है। अब हम डिस्कस करेंगे रिकॉग्निशन साइट की। तो जो रिकॉग्निशन साइट होती है वो एक डीएनए पे स्पेसिफिक साइट होती है जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट क्रिएट करता है, उसी को हम रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। जैसे कि ये एक डीएनए है, इस पे ये डीएनए बेसिस है, तो जो रिकॉग्निशन साइट होती है वहां जो बेस होते हैं वहां पे उनका वहां स्पेशल अरेंजमेंट होता है और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसी साइट पे डीएनए को कट करता है, या तो वो विद इन द रिकॉग्निशन साइट में कट करता है या नियर द रिकॉग्निशन साइट पे कट करता है। जैसे कि एक एग्जांपल है EcoR1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। तो ये इसकी EcoR1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की टारगेट साइट होती है ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन। तो डीएनए पे जहां इस तरह के बेस का अरेंजमेंट होता है वहां पे ये एंजाइम कट क्रिएट करता है। और ये जो डीएनए पे कट क्रिएट करता है, या तो ये विद इन द बेसिस क्रिएट करता है यानी एट द बेसिस, और ये नियर द बेसिस कट करता है यानी रिकॉग्निशन साइट के, या तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है या तो ये इसके अंदर कट करता है या इसके आसपास कट क्रिएट करता है, और इस तरह से हमें डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट मिल जाता है। और ये जनरली जो है 4 to 6 बेस पेयर लॉन्ग होता है। जैसे कि ये EcoR1 जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये 1 2 3 4 5 6 आप देख रहे हैं 6 बेस पेयर लॉन्ग है। तो आई होप आपको अब रिकॉग्निशन साइट क्लियर हो गई होगी। ब्लंट एंड क्लीवेज स्टाइल में जो होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो दोनों स्टैंड होते हैं डीएनए डबल हेलिक्स के, उसको सेम पोजीशन पे कट करता है और उस जिसकी वजह से हमें ब्लंट एंड डीएनए फ्रेगमेंट मिल जाते हैं। तो इस तरह के डीएनए में कोई भी अनपेयर्ड बेस नहीं होता है, इसी को हम कहते हैं ब्लंट एंड क्लीवेज स्टाइल। अब डीएनए की जो दूसरी क्लीवेज स्टाइल होती है उसमें होता क्या है कि इसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम बेस पे ही कट क्रिएट करता है, ये सेम बेस पे ही कट क्रिएट करता है, बट वो कम्प्लीमेंट्री बेस पे कुछ बेस दूर जाके कट क्रिएट करता है। जैसे जिसमें आपने फर्स्ट क्लीवेज स्टाइल देखा था उसमें सेम जगह पे कट क्रिएट कर रहा था कम्प्लीमेंट्री स्टैंड पे, लेकिन यहाँ कुछ बेस दूर जाके कट क्रिएट करता है। तो इस तरह से हमें जो डीएनए फ्रेगमेंट मिलते हैं उसमें स्टिकी एंड होते हैं यानी कोहेसिव एंड होते हैं। तो ये जो है ये दूसरे तरह की क्लीवेज स्टाइल है। तो आई होप आपको दोनों तरह की क्लीवेज स्टाइल जो है समझ में आ गई होगी। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने तरह के होते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को इस बेसिस पे डिवाइड किया गया है कि वो रिकॉग्निशन साइट से कितनी दूरी पे कट करता है और इस आधार पे कि इसमें किन किन चीजों की जरूरत होती है, किस किस कोफैक्टर की जरूरत होती है। तो जो ये टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है ये रिकॉग्निशन साइट से 1000 बेस पेयर दूर कट क्रिएट करता है। तो इससे जो है हमें डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट नहीं मिल पाता है, रैंडम डीएनए फ्रेगमेंट मिल पाता है, क्योंकि रिकॉग्निशन साइट से 1000 बेस पेयर दूर कट करता है, स्पेसिफिक साइट पे ये कट नहीं कर रहा है। तो ये जो है टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं होता है। टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को मेसेल्सन एंड युआन ने इकोलाइज सेल से आइसोलेट किया था। और तो ये क्या इसकी क्लीवेज साइट क्या हो गई, टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्लीवेज साइट होती है रैंडम होती है, अराउंड 1000 बेस पेयर अवे फ्रॉम रिकॉग्निशन साइट होती है। और इसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है,
इसमें जो कोफैक्टर्स होते हैं एटीपी होते हैं, एस एडिनोसिल एल मिथ्योनिन होते हैं जिसको आप शॉर्टकट में सैम कह सकते हैं, और मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है। तो आई होप आपको टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। अब बात हम करेंगे टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, जिसको हैमिल्टन और स्मिथ ने सबसे पहले हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी से बैक्टीरिया से निकाला था। तो जो टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो क्लीवेज साइट होती है स्पेसिफिक होती है और विद इन द रिकॉग्निशन साइट होती है, यानी इसमें वेल डिफाइंड क्लीवेज साइट होती है और ये रिकॉग्निशन साइट के अंदर ही इसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के दोनों स्टैंडों पे कट क्रिएट करता है। तो इससे हमें वेल डिफाइंड डीएनए फ्रेगमेंट, जिस तरह के डीएनए फ्रेगमेंट की हमको नीड होती है उस तरह का डीएनए फ्रेगमेंट मिल जाता है। और इसमें जो है कोफैक्टर में के रूप में हमें सिर्फ मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है, और इसमें ये जो सीक्वेंस होते हैं बेसिस के, इसके रिकॉग्निशन साइट पे वो 4 to 8 बेस पेयर पैलिंड्रोम सीक्वेंस होते हैं। तो ऐसे सीक्वेंसों को हम पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं, जिन्हें हम 5' से 3' डायरेक्शन में पढ़ते हैं तो वो दोनों तरफ से सेम होते हैं। अगर हम इधर से इधर पढ़ेंगे तो भी वो सेम सीक्वेंस होंगे, और इधर से इधर हम पढ़ेंगे तो भी वो क्या होंगे, सेम सीक्वेंस होंगे। ये एग्जांपल है इको R1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के पैलिंड्रोमिक साइट की, रिकॉग्निशन साइट की। तो इसमें जो बेसेस हैं अरेंज है, अगर आप इसे 5' से 3' डायरेक्शन पे पढ़ेंगे तो भी ये सेम होंगे, और अगर दोनों तरफ से पढ़ने पे ये सेम होंगे, और इसको इधर से इधर पढ़ेंगे तो भी इसका बेसिस का सीक्वेंसेस सेम होगा। यानी जब रीड फ्रॉम 5 to 3 डायरेक्शन से हम जब भी पढ़ते हैं इस बेसिस के सीक्वेंसेस को तो सेम होते हैं, इसे हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो इस तरह से हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 2 जो है रिकॉग्निशन साइट के अंदर ही कट कर रहा है, इसलिए हमको डिजायर्ड वेल डिफाइंड डीएनए फ्रेगमेंट जैसा हमें चाहिए होता है वैसा मिल जाता है। इसलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में के लिए ये बहुत ही यूजफुल होता है, और सबसे ज्यादा यूज टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। अब आपको ये टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे टाइप 3 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की। अब हम बात करेंगे टाइप 3 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की। तो जो टाइप 3 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, ये जो है डीएनए फ्रेगमेंट पे रिकॉग्निशन साइट से 24 to 26 बेस पेयर दूर कट करता है। और इसमें जो कट होता है वो डाउन स्ट्रीम पे होता है, यानी 3' एंड लोकेशन, यानी ये 3' एंड लोकेशन की तरफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 3 कट करता है। और यहाँ पे जो डीएनए का सीक्वेंस होता है इसके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे वो होता है नॉन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, यानी नॉन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे ये कट क्रिएट करता है। यानी इसकी जो क्लीवेज साइट होती है रैंडम होती है, 24 to 26 बेस पेयर अवे होती है फ्रॉम रिकॉग्निशन साइट से। और इसमें जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, जो कोफैक्टर होते हैं वो टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जैसे ही होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम आयन, एस एडिनोसिल एल मिथ्योनिन और एटीपी। और इसका एग्जाम्पल है इको P1। अब ये